इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, विजन एकेडमी आजमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको अभी हाल ही में खंड शिक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ है उसमें जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लेगा। तो देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पे आपका दिया हुआ है 4, 10 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहीं प्रश्न चिन्ह है। ये प्रश्न चिन्ह है, इसके स्थान पे पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर होगा। नेक्स्ट आपका 82 है, अगला आपका 244 है और नेक्स्ट आपका है 730। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ये 4 से 10 कैसे हुआ। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये देखिए आपका 4 3 जा 12 -2, तो ये 10 आ गया। अब आप आगे आप चेक कर लीजिए, देखिए 82 × 3 तो आपका आ जाएगा 246 और इसमें आप 2 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 244। सेम उसी तरीके से आपका ये भी है, देखिए 244 × 3 -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 730। तो सेम प्रोसेस वही आपको यहाँ भी करना है। 10 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 3 जा 30 -2, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 28 आएगा यहाँ पे आपका। तो देखिए आपके ऑप्शन में 28 है, तो ये 28 आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी का ई से क्या संबंध है। तो आपको ध्यान देना है। तो देखिए ए हम यहाँ पे लिख रहे हैं और जिस साइड हम एरो दिखाएंगे वो आपका अगले से रिलेशन बता रहा है यहाँ पे। तो देखिए ए बी, तो ए क्या है, भाई है, ए भाई यहाँ पर है और बी दिया हुआ बी सी का भाई है। तो देखिए बी जो है भाई है किसका, सी का। अब उसके बाद अगला स्टेप बता रहा सी डी का पति है। ये जो सी है ये पति है किसका, डी का। सी देखिए डी का पति है। क्लियर। और उसके बाद अगला स्टेप कह रहा कि ई ए का पिता है, मतलब ए का पिता जो है वो ई है। ई मतलब क्या है, ये पिता हो गया किसका, ए का। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी ये तीनों पुरुष हैं और ये तीनों आपस में भाई हैं, और जब ए का पिता ई है तो इन तीनों का पिता होगा। तो अब ये आपका पूछ रहा है कि ई का डी से क्या संबंध है। मतलब अगर ई का संबंध डी से पूछता तो आप बताते जो है कि ई इसका ससुर है, लेकिन डी का संबंध ई से पूछा है तो डी क्या है, ई की बहू है। तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा बहू का। ठीक है, बहू का संबंध है और डी जो है ई का बहू है, तो इसका मतलब कि आपका ऑप्शन बी सही है। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कोड में डी ई सी, अभी आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डी ई सी ई एम बी ई आर, और इसको कोड भाषा में लिख रहा है ई आर एम बी, अगला दिया हुआ है सी ई, नेक्स्ट है डी ई। तो आपको ध्यान देना, पूछ किसका रहा है, ई आर एम बी वी ई एन ओ का कोड भाषा में पूछ रहा कि क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हम देखिए लास्ट से चल रहे हैं, ई आर। देखिए ये आपका फर्स्ट स्टेप है तो यहाँ पे फर्स्ट में कर दिया। सेकंड आपका ये क्या है, एम बी, तो ये देखिए यहाँ पे सेकंड एम बी लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये देखिए आपका सी ई है थर्ड, और यहाँ पे देखिए थर्ड सी ई लिख रहा है, और यहाँ पे देखिए फोर्थ है आपका है डी ई, ये आपका फोर्थ यहाँ पे डी ई लिखा। इसका मतलब लास्ट से दो दो जो है अक्षर उठा करके इसको स्टार्टिंग से लिखते हुए चला गया, मतलब उल्टा लिख रहा है। तो सेम वही प्रोसेस आपका किसका पूछ रहा है, ई आर एम बी वी ई एन ओ। तो देखिए ये आप लास्ट से आपको यहाँ भी स्टार्ट करना है एन ओ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एन ओ। फिर सेकंड आपका ये देखिए हो जाएगा सेकंड, ये वी ई, और ये आपका देखिए थर्ड है तो थर्ड आपका यहाँ पे हो जाएगा एम भी, और ये आपका लास्ट है ई आर, फोर्थ है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ई आर। तो इसका मतलब ये आपका क्या आ गया, नवंबर। तो नवंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ, तो नवंबर आपका ये डी ऑप्शन सही है। क्लियर। क्वेश्चन है कि यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, कारक ये जो कथन है ये सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक कथन सत्य है। तो देखिए कुछ अमानवतावादी दिया, ये ऑलरेडी यहीं पे गलत हो गया,
कुछ समाज सुधारक अमानवतावादी हैं, तो ये भी गलत हो गया। अब आपका देखिए थर्ड दिया हुआ कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं, तो ये आपका सी क्या है, सही हो जाएगा, क्योंकि समाज सुधारक कौन था, जो मानवतावादी हैं, तो इसलिए ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में यक्स का मान आपको निकालना है। तो देखिए आपका प्रश्न में है दिया है 1 1 और अगला है आपका 2 3 5 कामा 8 कामा यहाँ पे यक्स आपका दिया हुआ, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है, कामा 21। तो देखिए आप चेक करिए सीरीज किस तरीके से अगली सीरीज आ रही है। यहाँ पे 1 से 1, देखिए 1 1 मिल करके ये क्या हो गया 2, तो 1 + 1 = 2। फिर अगला देखिए ये इन दोनों को ऐड करिए तो आपका हो जाएगा 1 + 2 = 3। देखिए नेक्स्ट आ रहा 3, नेक्स्ट फिर आपका 2 + 3 = 5। देखिए 5 आ गया। अब आपका नेक्स्ट है 3 + 5 = आपका 8। अब नेक्स्ट आपका है 5 + 8, 5 + 8 = क्या आ गया 13, जो कि x की वैल्यू हो गई, क्योंकि यहीं पर ये खाली है। अब आगे भी आप चेक कर सकते हो 8 + 13, तो देखिए 8 + 13 आपका क्या हो गया 21। क्लियर। तो इसका मतलब कि ये सीरीज आपकी कंप्लीट है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 13, तो आपका ये बी ऑप्शन सही है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बढ़ई 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, मतलब बढ़ई ए जो है वो 6 घंटे में जो है कितनी कुर्सी बनाता है, एक कुर्सी बनाता है। और बढ़ई बी जो है वो 7 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, और बढ़ई सी जो है वो 8 घंटे में एक कुर्सी बनाता है। अब कह रहा कि यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो 21 दिनों में कुल कितनी कुर्सियां बनेगी। तो देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे लिख रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कि बढ़ई ए जो है वो प्रतिदिन 8 घंटा काम करने के लिए बोल रहा है और 21 दिन काम कर रहा है। तो बढ़ई ए कुल काम करेगा, कितने दिन में, 21 दिन में। तो 8 × 21, तो 8 × 21 देखिए कितना आ गया आपका, 8 × 21 आपका हो गया 168, कितना हो गया 168। अब लेकिन ये जो है प्रतिदिन ये जो है ये 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, और कितना काम किया है 168 घंटा काम किया, तो कितनी कुर्सी बनाएगा। तो देखिए 168/6 आप कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 28, तो 28 कुर्सी ये बना रहा है। अब बढ़ई देखिए, बढ़ई बी की बात हो रही है, बढ़ई बी कुल कितना काम करेगा 8 × 21 इसका भी होगा, तो कितना हो जाएगा 168। लेकिन ये बढ़ई बी जो है एक कुर्सी बनाने में कितना समय ले रहा है 7 घंटा, तो कुल कितने 168 घंटे में कितनी कुर्सी बनाएगा, आप इसको भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 24 कुर्सी बना रहा है ये। ठीक है। और बढ़ई सी इसी तरीके से आपका हो जाएगा। देखिए बढ़ई सी कितना काम करेगा 8 × 21, तो कितना काम करेगा, ये भी 168 घंटा काम करेगा, और ये एक कुर्सी बनाने में कितना समय ले रहा है 8 घंटा, तो कितनी कुर्सी बनाएगा ये 21 कुर्सी बनाएगा। तो देखिए कुल कुर्सी कितना हो जाएगा आपका 73 कुर्सी कुल हो जा रही है आपकी, ये आपकी हो गई कुल कुर्सी। तो कुल कुर्सी कितनी हो गई 73, तो 73 कुर्सी आपका, ये देखिए आप ऑप्शन सी सही है, यहाँ पे सी में दिया हुआ 73 कुर्सी ये टोटल बनेगी। अब नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है BCDF रेशियो GHIK, और ये आपका प्रपोर्शन दिया हुआ है LMNP, और इसका रेशियो आपका पूछ रहा है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे नंबरिंग कर रहे हैं 2 3 4, और ये देखिए एक स्टेप छोड़ करके 6 कर दिया, और अगला देखिए आपका 7 8 ये 9 पर है, और ये अगला एक स्टेप छोड़ करके क्या कर दिया 11। फिर उसी तरीके से देखिए ये आपका 12 13 और ये 14 एक स्टेप छोड़ करके 16 कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला लेटर हम यहाँ पे फाइंड करने के लिए कोशिश करेंगे। तो देखिए B से ये G आया, तो कितना इसमें ऐड किया है 5। अब देखिए G से फिर कितना आ गया ये 12, मतलब यहाँ भी 5 ऐड किया है, तो यहाँ भी आप 5 ऐड करके फर्स्ट वाला नंबर आप फाइंड करेंगे। तो देखिए L में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 5 17, तो यहाँ आ जाएगा 17 में क्या आ जाएगा Q। अब आप कंटिन्यू 2 नंबर लिखिए, Q के बाद R यस, और एक स्टेप छोड़ करके आपको अगला लिखना है
टी छोड़ेंगे आप, यू लिखेंगे। तो देखिए ये आपका हो गया 17, 18, 19 और 21। तो ये आपका जो ऑप्शन में दिया होगा कहीं पर QRSU, तो देखिए QRSU आपका सी ऑप्शन में गिवन है, तो आपका सी आंसर ये सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी, यक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, वाई यक्स से 4 दिन बड़ा है, तो वाई का जन्मदिन किस दिन हुआ होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका दिया हुआ है कि 26 जनवरी 1980 को कौन सा दिन है, शनिवार है। क्लियर। अब देखिए 26 जनवरी 1980 को शनिवार है, ध्यान दीजिएगा 26 जनवरी 1980 को शनिवार है। क्लियर। अब एक्स का जो जन्म है, एक्स का जन्म वो आपका बता रहा कि 3 मार्च 1980 को हुआ था। तब हमें यही पता करना है कि 3 मार्च 1980 को कौन सा दिन होगा। पहले हम इसको पता कर लें। तो देखिए आपको यहाँ पता करना है दिन 26 जनवरी 1980 से कब, 3 मार्च 1980 को आपको दिन पता करना है। तो देखिए 26 जनवरी है, तो जनवरी में 26 तक तो हो गया है, कितना बच रहा है जनवरी में, जनवरी, फरवरी और ये आपका मार्च। तो देखिए जनवरी में आपका 5 दिन बचा है। फरवरी देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि ये 1980 है, तो ये लीप वर्ष है, तो इसकी फरवरी क्या हो जाएगी, 29 की हो जाएगी। और ये आपका मार्च में 3 तारीख को पूछ रहा है, तो मार्च में 3 हो गया, तो कुल कितना दिन आ गया आपका, 37 दिन आया आपका। कितना दिन आया, 37 दिन। अब यहाँ आप विषम दिन ज्ञात करते हैं, तो देखिए 37 में आप 7 से भाग कर दीजिए, तो 7 × 5 = 35, और जितना शेषफल आता है 2 शेषफल आया, तो यही 2 शेषफल जो है ये क्या हो गया, यही 2 शेषफल विषम दिन आ गया आपका। ठीक है, ये विषम दिन आ गया। और अब हमको क्या करना है कि जो शनिवार दिया हुआ इसमें हम 2 दिन जोड़ करके पता करेंगे। तो देखिए यक्स का जन्म हो गया आपका, जन्म शनिवार + 2, तो शनिवार + 2 आपका क्या आ जाएगा बताइएगा। शनिवार में आप जोड़ेंगे तो रविवार, सोमवार, तो ये आपका आ गया सोमवार। तो यक्स का जन्म तो सोमवार को हुआ है, लेकिन पूछ किसका रहा, वाई का, और वाई जो है यक्स से 4 दिन पहले पैदा हुआ है, तो 4 दिन बड़ा है। तो देखिए वाई का जन्म अब आपका देखिए सोमवार -4 कर देंगे आप, क्या करेंगे, क्योंकि वो 4 दिन पहले पैदा हुआ है, तो सोमवार -4, तो सोमवार -4 क्या आ जाएगा आपका, बृहस्पतिवार। क्या आएगा, बृहस्पतिवार। तो देखिए वाई कब पैदा हुआ है, बृहस्पतिवार को, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही है, बृहस्पतिवार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपका दिया हुआ है 51, 11, 61, और ये देखिए 64, 30, 32, 35, 43। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सॉल्व कैसे किया है, ये 51 है तो 5 × 1 प्लस, और ये देखिए 61 है तो 6 × 1, और इन दोनों को जोड़ दिया है। तो देखिए 5 + 6 = 11, और ये बीच वाला नंबर आ रहा है, देखिए बीच वाला नंबर 11 है। उसी तरीके से देखिए 6 × 4 + 3 × 2, तो ये देखिए आपका कितना आ रहा है, 24, और ये +6, तो कितना आ गया, 30। देखिए बीच वाला नंबर आ रहा है 30। क्लियर है। तो सेम उसी तरीके से आपका लास्ट भी हो जाएगा। 35 है तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 5 + 4 × 3, तो देखिए ये कितना हो गया, 15 + 12, तो 15 + 12 कितना आ जाएगा, 27। तो 27 आपका आंसर होगा, आपका देखिए बी ऑप्शन सही है, 27। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 5 वर्ष पूर्व ए और बी के आय का अनुपात। देखिए 5 वर्ष पूर्व दिया हुआ 4:5। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु, तो देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व दिया हुआ है और यहाँ पे ए की वर्तमान आयु दिया हुआ है। तो देखिए ए की वर्तमान आयु कितनी है, 29 वर्ष है। 29 वर्ष इसकी वर्तमान आयु है, तो 5 वर्ष पूर्व ए की आयु पता कर लीजिए। 5 वर्ष पूर्व
ए की आयु, तो 5 इसमें आप घटा दीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा, 29 माइनस 5 बराबर आपका आ गया 24 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु 24 वर्ष है। तो ठीक है, अब आप क्वेश्चन के अनुसार आपका क्या दिया हुआ है, उनका अनुपात दिया हुआ, तो देखिए ए अनुपाते बी बराबर 4/4 दिया है। तो आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका ए 24 है और बटा बी, और यहाँ पे हो गया आपका 4/5। ठीक है, इसको हल कर लीजिए तिर्यक गुणा से, तो देखिए आपका आ जाएगा b इक्वल टू 24 गुणे 5/4। तो ये आपका आ गया, देखिए कितना हो जाएगा, 4 छक्का 24, ये हो गया 30 वर्ष। तो 30 वर्ष ये इसका जो है 5 वर्ष पहले की आयु हो गई b की। तो देखिए b की 5 वर्ष पहले आयु 30 वर्ष है, तो b की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु आपका हो जाएगा 30 + 5, तो कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। तो 35 वर्ष आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए ये आपको 35 वर्ष दिया हुआ है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, x की वैल्यू आपकी गिवन है और इस इक्वेशन की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो देखिए x की वैल्यू आपका दिया हुआ है 2 + 2 मिक्स्ड 1/3 प्लस 2 मिक्स्ड 2/3। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका कि 2 + 2 + 2 और प्लस आपका दिया है 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 1, क्योंकि इसको आप ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया 7। तो x की वैल्यू आ गई 7। और अब पूछा किसका है, x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 6x। तो इसमें आप इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए 7 का क्यूब माइनस 6 × 7 का स्क्वायर प्लस 6 × 7। क्लियर है। तो आप देख रहे हो 7 सब में कॉमन मिल रहा है, तो 7 आप कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ बचेगा कितना, 7 का स्क्वायर माइनस 6 × 7 और यहाँ पे आपका प्लस 6 बचेगा। तो देखिए ये 7 का आप स्क्वायर कॉमन लिए हैं, तो 7 के स्क्वायर 49 माइनस 42 ये हो जाएगा, ये प्लस आपका 6। अब इसको आप हल करोगे तो आपका आएगा कितना, 7 × 13। तो 7 × 13 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा, ये आपका आ जाएगा 91। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका गलत है, 91 इसमें आपका ऑप्शन है नहीं, और वैसे इसका आंसर आना चाहिए 91। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा डाउट रहेंगे, या सभी लोग डाउट है कि ये क्वेश्चन ही गलत है। इसका आंसर आना चाहिए था 91, लेकिन 91 इसमें ऑप्शन में नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की जीवाएँ AB तथा CD वृत्त के Y बिंदु P पर काटती हैं। यदि PAC 50 डिग्री है तो PDB का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं कि ये जैसे कोई वृत्त है, क्लियर। अब वृत्त में 2 जीवाएँ हैं और दोनों जीवाएँ बाहर P पॉइंट पर कट करती हैं। तो देखिए ये P है और ये आपका A है और ये B है, ये C है और ये D है। तो आपका दिया हुआ है कि PAC मतलब PAC ये यहाँ पर एंगल दिया हुआ है आपका कितना, 50 डिग्री दिया हुआ है। तो हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर लें, BD ज्वाइन कर लें। तो BD जब आप ज्वाइन करोगे तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 अंश होता है। तो ये 50 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर है। और जब ये 130 डिग्री हो गया तो यहाँ पे ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो लीनियर पेयर में ये क्या हो जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। और यही पूछ रहा है, तो इसका मतलब पूछा क्या था, एंगल PDB। देखिए PDB पूछा है, PDB बराबर कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। ठीक है, और ये लीनियर पेयर से आपका निकला है, तो ये 50 डिग्री यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही है। क्लियर। कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि 2 संख्याओं का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक और LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 21 और 84 दिया है और संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 1:4, तो इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए आपको एक फार्मूला है कि HCF × LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर। ये नंबर है, ठीक है, फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर। तो देखिए HCF कितना दिया है 21 और LCM कितना दिया हुआ है 84।
और यहाँ पे नंबर का रेशियो दिया हुआ है। कितना रेशियो है? 1:4। तो 1:4 अगर रेशियो है, देखिए HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। और HCF आपका 21 है और LCM 84 है और नंबर का रेशियो दिया हुआ है 1:4, तो नंबर क्या हो जाएगा? x/4x आप यहाँ पे कर लेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 4x का स्क्वायर बराबर 21 इंटू 84। अब यहाँ से जब आप x स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए 21 इंटू 84 अपान 4, तो 4 से इसको आप डिवाइड करोगे 21 आएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 21 इंटू 21। तो जब आप x निकालोगे तो क्या आएगा? 21। तो x की वैल्यू आ गई 21, मतलब कि जो पहला नंबर था, पहला नंबर क्या है? 1x है, ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर। अब आपका सेकेंड नंबर क्या है? 4x। तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 21, तो कितना आ गया? 84। इसका मतलब कि ये सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर कितना है? 84। तो 84 आपका ऑप्शन में है, यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही है। क्लियर? अब नेक्स्ट आपका है, दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी धीमे गति से चलने वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, तो तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी है और दूसरी जो है स्लो चलने वाली रेलगाड़ी है। तो इसकी स्पीड आपका दिया हुआ 90 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी जो है इसका दिया हुआ 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और कहा कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, इसको ये जो है 18 सेकंड में पार करती है। तो इस जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है उसकी लंबाई क्या है? तो देखिए यहाँ 90 माइनस 70 कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए आप, तो मीटर प्रति सेकंड में जब आप इसको बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 20 गुणे 1000 बटा 60 गुणे 60, यह आपका मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो आपका आ गया देखिए 20,000 बटा 3600। तो ये दोनों आपका कट गया, तो आपका आ गया कितना? 200 बटा 36 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आ गया, क्या आ गया? मीटर प्रति सेकंड। और देखिए 18 सेकंड में वो पार करती है, तो आप इसमें क्या करोगे कि गुणा कर दोगे 18 से, ठीक है। तो आप देखिए 200 बटा 36 में 18 सेकंड से आप गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? तो ये आपका आ जाएगा 18 दूनी 36 2, ये आपका आ गया 100 मीटर। कितना आ गया? 100 मीटर। तो इसकी देखिए लंबाई क्या हो जाएगी? 100 मीटर हो जाएगी। क्लियर है? कि दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे मूल्य बिक्री पर बेचा जाता है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए आप, हम ये क्वेश्चन आसानी से लगाएंगे कि आप यहाँ पे माना एसपी मतलब सेल प्राइस आप मान लीजिए कितना है? 100 रुपया है, ठीक है। एसपी 100 रुपया है, तो कह रहा कि उसका 3/4 भाग में वो बेच रहा है, तो 100 का 3/4 भाग, तो देखिए 100 का 3/4 तो कितना आ जाएगा? 100 गुणे 3/4 आपका आ गया 75। इसका मतलब कि उसका क्रय मूल्य, वो विक्रय मूल्य है 75, तो उसको 10% की हानि हुई, ठीक है। तो इसका मतलब एसपी अगर आपका देखिए एसपी अगर 75 है तो लॉस कितने का हो रहा है? लॉस परसेंट क्या हो रहा है? 10% का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कास्ट प्राइस क्या होगा? तो कास्ट प्राइस का फार्मूला है आपका एसपी इंटू 100 अपान लॉस हुआ है तो 100 माइनस लॉस परसेंट, ये आपका फार्मूला हो गया। क्लियर? अब इसको आप सॉल्व करके निकालिए। देखिए एसपी कितना आपका है? 75 इंटू 100, और ये आपका 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। अब इसे आप सॉल्व करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 3 से कटेगा आपका 3 3 जा 9, और ये आपका हो गया 25। तो टोटल आपका आ गया 250/3। ये 250/3 आपका क्या है? कास्ट प्राइस। क्लियर? तो कास्ट प्राइस 250/3 है और एसपी कितना है? 75 है। अब कह रहा कि अगर एसपी जो है वो 100 होता तो कास्ट कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो देखिए यहाँ पे
आपका सेल प्राइस कितना है 100 और कास्ट प्राइस क्या है, कास्ट प्राइस है 250/3। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए एसपी ग्रेटर है तो लाभ होगा यहाँ पे, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा आप इसमें माइनस कर लीजिए 100 - 250/3। तो ये आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 300 - 250/3। तो आपका लाभ कितना आ गया 50/3 रुपये का लाभ आ गया। तो आप प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट अब निकलेगा यहाँ पे। तो देखिए 50/3 और कास्ट प्राइस कितना है, कास्ट प्राइस है 250/3 और गुणे 100। तो इसको आप यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 20% का लाभ हो गया। तो देखिए 20% का लाभ, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे दिया हुआ सही है ये। क्लियर है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि मूलधन पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये आपका है लास्ट क्वेश्चन है, यदि मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे वर्ष में 420 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है तो मूलधन कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसको यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका कि माना जो है मूलधन, माना मूलधन कितना है x रुपया है, तो 1 वर्ष का ब्याज आप निकाल लीजिए। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा आपका x गुणे 5 क्या है आपका दर है 1/100। तो ये आपका आ गया x/20। तो 1 वर्ष का जो लाभ है वो x/20 है। तो दूसरे वर्ष का मूलधन आप निकालेंगे, दूसरे वर्ष का मूलधन तो देखिए दूसरे वर्ष का मूलधन, पहले वाले मूलधन में आप लाभ ये जो ब्याज है वो जोड़ देंगे। तो x + x/20, तो इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 21x/20 आ गया। क्लियर है। अब 21x/20 दूसरे वर्ष का मूलधन है, तो अब ब्याज आप निकाल लीजिए। तो देखिए दूसरे वर्ष का ब्याज x + x/20 = 20x/20 हो गया। अब 2 वर्ष का ब्याज, तो देखिए 20x × 5 × 1/20 × 100। तो इसको आप इसके इक्वल आप 2 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 420। तो देखिए 20x × 5 × 1/20 × 100 = आपका कितना हो गया 420। तो ये 420 आपका दिया, आप यहाँ से आप x सॉल्व करेंगे तो x = आपका हो गया 20 × 100 × 420 और अपान हो जाएगा आपका 20 × 5। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 8000। तो आपका देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी दिया हुआ है 8000, तो इसका आंसर हो जाएगा 8000। तो इस प्रकार आपका खंड शिक्षा अधिकारी में पूछे गए सभी मैथ रीजनिंग के प्रश्न जो है यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं। जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले जो भी वीडियो बनाई जाए उसका अपडेट उनको मिलता रहे। धन्यवाद।